हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? कल कक्षा 12 के अंतर्गत हिंदी गद्य में हमने पढ़ा लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। आज इस पाठ के विषय में हम जानेंगे जिसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि राष्ट्र के बनने में जो भूमिका है वो किन किन तत्वों की होती है, या राष्ट्र का जो स्ट्रक्चर है वो किन किन तत्वों से मिलकर बनता है, उसी के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्र का स्वरूप जो है वो 3 तत्वों से मिलकर बनता है। नंबर 1 भूमि, नंबर 2 जन, और नंबर 3 संस्कृति। इन 3 तत्वों से मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनता है। जन को आप समझते हैं मनुष्य। क्लियर है बच्चों? चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भूमि के विषय में। राष्ट्र के स्वरूप में जो मुख्य तत्व है वो भूमि है। राष्ट्र के निर्माण में जो सबसे अहम भूमिका है वो भूमि की मानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण तत्व है भूमि। उसके विषय में आपको बता दूं कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वो अनंत काल से है। और उसके भौतिक रूप, समृद्धि, सौंदर्य के प्रति सचेत होना हमारा मुख्य कर्तव्य है। यानी हम अपनी भूमि के प्रति, हम अपनी भूमि के समृद्धि, सौंदर्य और उसके रखरखाव के प्रति जितने सचेत होंगे उतना ही हमारी भूमि बलवती होगी। आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी को उपजाऊ बनाने वाले या पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से हमें सींचते हैं। मेघ का अर्थ समझते हैं बादल। यानी कि पृथ्वी की जो उपजाऊ क्षमता है उसको बढ़ाने में बादल सहायक होते हैं और वो प्रत्येक वर्ष समय पर बरसकर अपने जल से, अमृत रूपी जल से पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। आगे देखते हैं। धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां छुपी हुई हैं जिसके कारण यह वसुंधरा कहलाती है। लाखों करोड़ों वर्षों में अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। यानी कि पृथ्वी के गर्भ में अनेक प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं और खुदाई के दौरान वो मिली भी हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं हमें अपनी पृथ्वी, हमें अपनी भूमि और धरती के प्रति अत्यधिक सचेत रहने की आवश्यकता है। तभी हमारा राष्ट्र का स्वरूप अत्यधिक बलवान होगा, मजबूत होगा। आगे देखते हैं जन, यानी कि मनुष्य। मनुष्य जो है राष्ट्र के स्वरूप का दूसरा मुख्य तत्व माना जाता है। अगर हम कल्पना करें कि भूमि हो और जन ना हो तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि भूमि हो और जन ना हो। यानी कि एक दूसरे के तालमेल से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। संस्कृत का एक श्लोक है, भूमि माता, माता भूमि, पुत्रो अहम पृथ्वीया। यानी कि भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूं।
भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूं, और पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण संपादित होता है। आगे देखते हैं कि माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले सभी जन, सभी मनुष्य बराबर हैं, उनमें ऊंच नीच का भाव नहीं होना चाहिए, और जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वो सम्मान के अधिकार का भागी है। यानी कि जो भूमि के सौंदर्य समृद्धि के बारे में सोचता है, उसकी फिक्र करता है, वो सम्मान का अधिकारी है। इस प्रकार किसी भी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। आगे देखते हैं संस्कृति। संस्कृति राष्ट्र के स्वरूप में जो हमारा तीसरा मुख्य तत्व है। संस्कृति के बिना राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। संस्कृति मनुष्यों ने युगों युगों जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके सांसों में बसी हुई है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, और संस्कृति के ही द्वारा राष्ट्रीय स्वरूप का निर्माण संभव हो सकता है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मेलन में अवरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृति के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। यानी कि हमें किसी भी धर्म, किसी भी जाति की संस्कृति के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। हमें सभी संस्कृतियों को अपनाना है। सभी हमारे देश के सभी जन एक दूसरे के साथ बराबर हैं। कोई ऊंच नीच हमारे बीच नहीं होनी चाहिए। जो भी संस्कृति है हमें सबको साथ में मिलकर उसको मनाना चाहिए। किसी का भी कोई भी त्योहार है, ये सब सभी की संस्कृति है। हमें सबको आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर उसे मनाना चाहिए। तो ये था आज राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ का हमारा पाठ के विषय में। अब आगे है इसकी व्याख्या। जो इसकी व्याख्या है वो मैं आपको उसके पिक ग्रुप में वो ऐप पर अपलोड कर दूंगा। तो उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। ओके, धन्यवाद।